हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यस दैट इज सेल्स। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने सेल्स के बारे में पढ़ा कि उसकी कैसे डिस्कवरी हुई है, फिर कैसे जाके सेल थ्योरी बनी। आज हम करने वाले हैं सेल से ही रिलेटेड कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बट उसके पहले हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चंस। सो एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो आप बताइए कि सेल्स किसने डिस्कवर किए थे सबसे पहले? यस, इट वाज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि पेड़ का एक बाक लिया, उसमें से एक थिन स्लाइस निकाली एंड उसको माइक्रोस्कोप के, जो कि उसने खुद बनाया था, ठीक है, उन्होंने खुद बनाया एंड उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। एंड देन व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? ही ऑब्जर्व्ड अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उसने देखा कि अच्छा, ये बीच में तो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो वो जो कंपार्टमेंट्स थे, he gave those compartments the name known as the cell. Okay, so he observed thin slice of cork. Who discovered? Robert Hooke discovered. Okay, बताना है क्योंकि पहले ही who पूछ रहा है, ठीक है। So who? Robert Hooke. फिर बताना है how? Using a thin slice of cork under simple microscope, and he observed box like or honeycomb like structures, जो कि बहुत छोटे छोटे रूम्स की तरह दिखते थे, एंड उसने उसको नाम दे दिया सेल्स। ओके, अब सेल ऐसे बोला, बट साथ में उसने ये भी कह दिया कि दीज सेल्स आर द लाइक द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये क्वेश्चन भी आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों कह दिया, लेकिन क्यों, हम कैसे मान ले? तो अब आपको इन दोनों का अलग अलग आंसर देना है, ठीक है, कि हम सेल को क्यों मानते हैं ऐसे। सबसे पहले सेल है, ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट। फिर स्ट्रक्चरल क्यों है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्लास में कि हमारे पास ईंटें होती हैं, ईंटें की आपस में जुड़ती हैं तब जाके एक कमरा बनता है, कमरे फिर बनते हैं एंड देन फिर एक पूरा का पूरा फ्लोर बनता है एंड देन पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। तो मतलब वो जो ईंट है दैट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। अगर वो नहीं होगी तो पूरी बिल्डिंग कैसे बनेगी, है ना? तो पूरी बिल्डिंग क्या है? हमारी बॉडी। तो अगर वो छोटा सा सेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इतनी बड़ी बॉडी जो है वो नहीं बनेगी। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। सो जो सेल्स हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी में, जैसे कि ब्रिक्स काम करती हैं बिल्डिंग में। ओके, तो प्लांट्स, एनिमल्स, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस, वी आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। फिर आ जाता है फंक्शनल। फंक्शनल में क्या आता है कि उसका बेसिक फंक्शन क्या है, काम क्या करता है, कामकाज में कितना जरूरी है, ठीक है। बिल्डिंग है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमने उधर पढ़ना है, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वहां पे इलाज होता है, वो उसका फंक्शन है। ओके, हमारा घर है, इसका फंक्शन क्या है, हमें सुकून देना, उसका फंक्शन है वो। तो सेल का भी तो कुछ फंक्शन होगा ना, वो फंक्शनल यूनिट पूछ रहे हैं। तो हम, फंक्शन क्या है मतलब हमारी बॉडी के बारे में सोचो कि वो सेल है, वो ऐसा क्या काम कर रहा है। तो हमारे जितने भी बेसिक प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि सांस लेना, रेस्पायर करना, एक्सक्रीशन एक्सक्रीट करना, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, न्यूट्रिशन, जितने भी ये सारे के सारे प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, आप और भी प्रोसेसेस लिख सकते हो, बट इट हैज टू हैपन विद इन आवर बॉडी। ओके, तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये सारे के सारे सेल्स के अंदर होते हैं। ओके, ये सारे के सारे सेल्स के अंदर होते हैं। वो जो सेल है एक छोटा सा बिल्कुल टाइनी कंपार्टमेंट, आप देखो वो ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। सो सेल्स परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस टू कीप द ऑर्गेनिज्म लाइफ, ताकि हम जिंदा रह सके। सपोज आज सेल डिसाइड कर ले, बोल दे कि यार ठीक है, रेस्पिरेशन को बंद कर दो, बंद कर दो ये यूनिट को, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो जब हम रेस्पायर ही नहीं कर रहे हैं, हम सांस ही नहीं ले रहे हैं, तो हम जिंदा कैसे रह लेंगे? ओके, सो दैट इज द फंक्शनल यूनिट। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब हमने देख लिया कि सेल्स ये सारे काम भी करता है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि सेल बना किस चीज से है ना, सेल बना किस चीज से है एंड उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल में। मतलब अंदर, सेल के अंदर भी तो कुछ है ना। सेल अंदर, अंदर से कैसा है वो, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो बना किस चीज से है। हमने टाइनी कंपार्टमेंट्स तो बना दिए क्योंकि उतना ही देख सकते थे, बट अंदर का क्या?
तो इसमें क्या आया, हमने ये देखा कि सेल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, आपको याद होगा नर्व सेल अलग होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल अलग होते हैं, हमारे बोन सेल अलग होते हैं, फैट सेल अलग होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स अलग होते हैं। फिर हम उसको कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं? तो जो सेल होता है, सेल में जो ये जो हमारे फंक्शनल यूनिट्स है वो कौन परफॉर्म करवाता है? वो करवाते हैं ऑर्गेनेलिस, ये उनके काम होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो कि हर सेल में यूजुअली प्रेजेंट ही रहते हैं, तभी तुम उसको एज अ सेल कैटेगराइज कर सकते हैं, अदरवाइज तुम उसको सेल कैसे बोल दोगे? तुम बोलोगे ये नर्व सेल ये अपनी अलग चीज है, ठीक है, ये ओवम ये अपनी अलग चीज है, ये ब्लड सेल ये अपनी अलग चीज है, पर हम इन तीनों को सेल्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं वो इन सब में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म। ओके, अब ये जो सेल है उसके अपने कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। उनमें क्या क्या आता है? प्लाज्मा एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कि फीचर्स ऑफ सेल में क्या है, 5 चीज आती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल वॉल आ जाती है, ठीक है, न्यूक्लियस आता है, साइटोप्लाज्म आता है, सेल ऑर्गेनेलिस आते हैं। इस चैप्टर में हम ये 5 की 5 चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाता है, सेल ऑर्गेनेलिस भी अपने आगे जाके क्या होते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम EM, ठीक है, ER, देन गोल्गी apparatus, देन वी हैव लाइसोसोम्स, वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो ये 6 चीजें हैं, हम ये 6 के 6 भी पढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, वन बाय वन। तो पहले वो 5 चीजें वन बाय वन, एंड देन फिर सेल ऑर्गेनेलिस के विद इन हम ये 6 चीज पढ़ेंगे, ओके। बट अब सबसे पहला हमारे पास क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम वो पहले स्टडी करेंगे। बट उसके पहले अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लग रही हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू सपोर्ट द टेकी लैब। So let us start with the plasma membrane now. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है, ये एक आउटर लेयरिंग है, ठीक है, सेल की। सो इट्स लाइक जब बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या होता है, डोर्स होते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक वॉल रहती है ना, अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो ये उसकी बाउंड्री है, एंड यहाँ पर हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दैट इज द आउटर कवरिंग। तो वो कौन सी है? वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या लगे हैं? डोर्स लगे हैं। क्या इसमें हर कोई आ सकता है? नहीं, हर कोई नहीं आ सकता, ऐसे कैसे हर किसी को भी अलाउ कर देंगे? ओके, सबसे पहला तो ये आउटर मोर कवरिंग है जो कि उसके सेल के अंदर की जो चीजें हैं, ठीक है, उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है, ठीक है। अभी जैसे स्कूल में बच्चे हैं, बच्चे उधर पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चों को एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करना है, अलग करना है, ताकि वो फोकस कर सके अपनी पढ़ाई से, ठीक है। इसलिए हमने क्या बना दी है, ये बाउंड्री बना दी है। तो अगर आप प्लेग्राउंड में भी खेलने जा रहे हो, देयर इज अ बाउंड्री, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, आप अंदर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो आउटर वर्ल्ड से आपका वहां पर क्या है, डिस्कनेक्शन है। पर गेट तो होते हैं, गेट या डोर्स तो होते ही हैं, पर उसमें कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, वो एक लिमिटेड चीज है। स्पेसिफिक लोग ही आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं, जो बाकी के वर्कर्स होते हैं वो आ सकते हैं, है ना, या फिर कोई और पेरेंट्स जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो एंट्री एंड एग्जिट जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों की परमिट कर सकते हैं, ऐसे ही रैंडमली किसी की भी नहीं कर सकता। सपोज किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ ही नहीं रहा, वो उनको अंदर क्यों अलाउ करेंगे? यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये अलाउ एंड परमिशन जो है वो देता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को, ठीक है। तो इसका काम है कि वो जो कुछ मटेरियल है, जो भी वो चाहता है कि अच्छा अंदर आना चाहिए, उसको इन करेगा, एंड जो भी अंदर वेस्ट है जो अभी नहीं चाहिए या जिसका बाहर जाना जरूरी है, उसको बाहर कर देगा, ठीक है। ये इसका काम है। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये क्या कर रहा है, ये सभी को नहीं आने देता, कोई सिलेक्टिव बंदों को ही आने देता है ये, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन,
क्योंकि ये कुछ लोगों को बाहर से ही भगा देगा, वो अंदर आने ही नहीं देगा। ठीक है, अंदर सिर्फ वही चीजें आएंगी जिनको परमिशन होएगी। ओके, सो आई होप ये जो पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स है, स्कूल की एग्जांपल लेके देखो। ठीक है, स्कूल में क्या होती है, आउटर बाउंड्री होती है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बाउंड्री है। ठीक है, उसमें क्या होता है, गेट होता है जो कि सिर्फ कुछ लोगों को अंदर आने देता है, कुछ लोगों को बाहर जाने देता है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, हर किसी को नहीं आने देता, कुछ लोगों को ये बिल्कुल ही रोक भी देता है। सो कुछ चीजों को ये प्रिवेंट करता है कि ये चीजें नहीं अलाउड है या ये लोग नहीं अलाउड है। ठीक है, एंड देन फोर्थ, क्योंकि ये एक सिलेक्टिव हो गया है बहुत ज्यादा कि यही लोग आएंगे ये नहीं आएंगे ऐसे करके, तो ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये है कि ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि अगर ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, दिस इज द वॉल। ओके, तो इन रियलिटी वो ऐसा दिखता है। ठीक है, सो दिस इज द वॉल, ये सारी की सारी क्या है, ये वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है ये टोटल। ठीक है, ये इनसाइड है सेल का, और ये क्या है, ये आउटसाइड है सेल का। हाँ, दे रखा है। ठीक, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो, अभी हमने इसमें एक चीज ये देखी कि ये चीजों को अंदर आने देता है, बाहर आने देता है, बट सिलेक्टिवली। अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, उसने सिलेक्शन प्रोसेस अपना रखा होगा, हर किसी का अपना एक सिलेक्शन प्रोसेस रहता है ना, लेकिन वो अंदर और बाहर कैसे आ पा रहे हैं। इन रियलिटी देखो, हमारे पास तो डोर्स होते हैं, जगह होती है जिससे वो पास कर जाते हैं। यहाँ पर तो वैसा कोई डोर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, समझने के लिए हमने समझ लिया, बट यहाँ पे डोर नहीं है, तो वो कैसे अंदर बाहर जा रहे हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो कैसे अंदर जाते हैं, कैसे बाहर आते हैं। तो उसका जवाब है, दो प्रोसेस है। ठीक है, एक है डिफ्यूजन एंड दूसरा है ऑस्मोसिस। क्या नाम है, मेरे साथ रिपीट करो, एक है डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन को। ठीक है, अब डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन जो है केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है। आपके पास जैसे कि ये कंपार्टमेंट है, ठीक है, और ये एक आप कह लो कि यहाँ पर एक ऑलरेडी मेम्ब्रेन है कोई। ठीक है, एंड यहाँ पर ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हैं, बड़े वाले। ठीक है, एंड छोटे वाले कम है। यहाँ पर छोटे वाले ज्यादा हैं एंड ये बड़े वाले जो हैं वो कम है। सो जब आप वो बीच में जो एक सेपरेशन है, जब आप उसको हटाओगे तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो बड़े वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो जो बड़े वाले हैं वो अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे मूव करना स्टार्ट करके, ताकि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। और वही जो छोटे वाले थे, उन्होंने भी यही सेम चीज की। उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो जो वो छोटे वाले थे वो लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गए। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो ही प्रोसेस काम आ रहे हैं, एक डिफ्यूजन एंड दूसरा ऑस्मोसिस। ओके, तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस वो हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो डिफ्यूजन एंड जो ऑस्मोसिस है, ये भी लिख लो कि मतलब आपके खुद के याद रखने के लिए कि कैसे करना है इसको। जो डिफ्यूजन है वो है गैसेस में, जो ऑस्मोसिस है वो है लिक्विड में। ठीक है, जो गैसेस हैं हमारी बॉडी में, दो तरह की गैसेस हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड, लिक्विड में हमारे पास क्या है, पानी। ठीक, O2 CO2 एंड H2O। तो डिफ्यूजन कर रहे हैं तो डिफ्यूजन भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ही करेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये चीज थोड़ी सी क्या होगी, अभी आपके लिए एक बारी में समझने के लिए होगा, तो 2 मिनट लो, सांस लो एंड फिर इसको स्टार्ट करो फ्रेश माइंड से। ठीक है, अब देखो कुछ सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये हमारे हर एक सेल में जाते हैं। ठीक है, एंड डिफ्यूज होते हैं। अभी एक कार्बन डाइऑक्साइड का अलग पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का अलग पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड पे, वीडियो देखो कैसे मूव कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, वो क्या कर रही है, बाहर चलेगी।
ठीक। तो अब क्या होता है, मैंने जैसे बोला हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो बाहर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर रही है वो क्या है, वो वेस्ट है। जो हमारी बॉडी एक्सक्रीट करे, बाहर निकाले, वो वेस्ट है। तो मतलब सब्सटेंसेस लाइक CO2 जो कि एक सेलुलर वेस्ट है, सेलुलर वेस्ट मतलब हमारे सेल का वेस्ट है। ठीक है, वो क्या होता है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्यूमुलेट्स हाई कंसेंट्रेशन इनसाइड सेल, तो हमारा जो सेल है वो क्या करता है, वो चाहता है कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर कम हो। ओके, अपने इन्वायरमेंट से कम हो। मतलब अगर यहाँ पर 5 है, ये आपकी बॉडी है, और ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये 5 है। मतलब जब बॉडी में सपोज 7 हो गया और यहाँ पर 5 है, तो हमारी बॉडी ये चाहेगी ये 7 to 5 हो जाए, बराबर हो जाए या इससे कम हो जाए, दैट इज 3 हो जाए, पर बाहर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो जो एक्स्ट्रा 2 मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या करेगी, वो रिलीज कर देगी। ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है, ये नंबर मत याद रखना, ये सिर्फ एग्जांपल है, नंबर्स नहीं याद रखने। ठीक है, क्योंकि वो उसको कम करना चाहती है, क्यों, बाहर से क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, कि जैसे ही कंसंट्रेशन बाहर और अंदर चेंज हुई, तो तुम या उसको इनहेल करोगे या उसको एक्सहेल करोगे। ठीक है, तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, सेलुलर वेस्ट है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है बाहर से, तो हमारी बॉडी क्या कहेगी, चल ठीक है तू मेरे से उधार ले ले, एक्सहेल कर देगी, इन्वायरमेंट को वापस कर देगी, चलो अभी हम बराबर हो गए हैं। Okay, so as soon as there is difference in concentration inside and outside the cell, carbon dioxide moves out of the cell from its region of high concentration to region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. Okay, तो ये हमारा क्या है, inside cell, outside cell। तो इनसाइड अगर ज्यादा होगी है, सो इनसाइड जो है वो सेल के बाहर फेंक देगी। ठीक है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑब्वियसली फॉर वो लंग से क्या होती है, वो रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर चली जाती है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये सारा का सारा सेल जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर हो रहा है सारा का सारा। ठीक है, अगर CO2 है तो वो बाहर चली गई है, उसको अंदर कौन लेके आ रहे हैं, O2 को अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये सीन है। अभी सेम चीज क्या हो गई ऑक्सीजन के साथ, अब पहले वीडियो देखो। ऑक्सीजन, हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम होगी होगी, सो हमारी सेल जो है बॉडी को सिग्नल दे रहा है यार ऑक्सीजन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनहेल। ठीक है, इनहेल किया हमने, बहुत सारी ऑक्सीजन अभी हमारे लंग्स तक गई, लंग्स से क्या होगी, फिर वो सेल्स में पहुंच गई, सारे जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स है वहां तक वो पहुंच जाएगी। ओके, तो जो O2 है दैट एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, पर वो एंटर और बाहर वो कैसे जाता है, देखो बाहर जा रही है तो CO2, अंदर आ रही है तो O2। ये दोनों प्रोसेस किससे हो रहे हैं, डिफ्यूजन से हो रहे हैं। कब होते हैं, जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर अब सपोज ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, देखो ये रेड वाले डॉट्स, ये ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पर सपोज ये 3-4 ही है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया, तो O2 कहता है चल कोई बात नहीं मैं बैलेंस करता हूँ, तो बाहर से क्या आ जाता है, सेल के अंदर चला जाता है। ओके, ये कब होता है, जब व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, अगर दोनों में बराबर है देन कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। ओके, so when the level or the concentration of O2 inside the cell decreases, उसी वक्त ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर आ जाता है। मतलब जो डिफ्यूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम सेल्स या उसके गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैं फिर से एक बार CO2 का दिखाती हूँ, फिर से O2 का दिखाती हूँ, वीडियो को देखो, जो पैराग्राफ्स है उनको समझो, सी अगर कोई भी डाउट है देन मुझे बताओ। चलो, ठीक है, CO2 है, O2 है, CO2 को बाहर जाना है, मतलब बाहर कम कंसेंट्रेशन है, अंदर ज्यादा है, तो वो डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से CO2 क्या हो गया, डिफ्यूजन की प्रोसेस से बाहर चला गया। ओके, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, अंदर कम हो गई है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है, तो जो बॉडी है वो सिग्नल भेजती है, तो क्या होता है, सेल जो है वो सिग्नल भेजता है, क्या होगा, तो ऑक्सीजन जो बाहर है ज्यादा, वो क्या करते हैं, हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को अपने अंदर अलाउ कर देता है कि चलो अभी आ जाओ। ठीक है, चलिए अभी आगे जाते हैं। अभी डिफ्यूजन पढ़ लिया,
अभी नेक्स्ट क्या था, ऑस्मोसिस। यस, ऑस्मोसिस को हम सेल्स में कैसे होते हैं वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, बट यस ऑस्मोसिस क्या होता है मैं वो बता देती हूँ। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, बट सिर्फ पानी में। ओके, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इटसेल्फ, बट इन वाटर। ओके, सो वाटर आल्सो बेस द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो वाटर है मतलब अभी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स नहीं, पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। किसके थ्रू मूव करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक ये मेम्ब्रेन है। अभी ये क्या है, ये भी एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल ट्राई टू पेनिट्रेट एंड मूव टू द अदर एंड। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो वीडियो चल रही है हम इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा घूरो इसको अच्छे से, ठीक है। अब आप देखोगे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले ये देखने की बजाय कि वीडियो में क्या चल रहा है, पहले जो लिखा है उसको पढ़ो ताकि तुम उसको प्रोसेस कर सको जो वीडियो में हो रहा है। तो एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, एक शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपने ये देखा कि इस कंटेनर में दो हाफ है, इसको सेपरेट किया गया है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। मतलब कुछ चीजें अलाउ करेगा, कुछ चीजें अलाउ नहीं करेगा। फिर आपने देखा कि एक केस में हरे सर्कल्स जो हैं, ग्रीन सर्कल्स हैं, वो है ही नहीं, मतलब इसमें शुगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। दूसरे वाले में है, मतलब उसमें हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप देखो कि जहां पर शुगर नहीं थी वहां पर वाटर ज्यादा था, जहां पर शुगर ज्यादा है वहां पर वाटर जो है वो कम है। तो अभी क्या होगा, अब आपने देखा कि जो एरो है वो इस तरफ है, मतलब पहले लेवल था जो दोनों का बराबर था, लेकिन जैसे ही उधर शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा थे, क्या हो गया, ये लेवल नीचे आ गया एंड ये जो लेवल था ये ऊपर चला गया। अब ये सिनेरियो बन चुका है, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वाटर है, जहां पर शुगर कंसेंट्रेशन कम थी वो वहां पर नहीं टिका, वो कहां गया जहां पर शुगर ज्यादा थी। मतलब जो पानी की मूवमेंट है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि हमने क्या सब्सटेंस पानी में घोल रखा है, कितना घोल रखा है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, मतलब अब डिफ्यूजन क्या था, इट वाज द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पर डिफ्यूजन में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थे। ऑस्मोसिस में क्या है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर है, बट कहां से कहां, फ्रॉम लो सोल्यूट। अभी जो शुगर है ना, शुगर जरूरी थोड़ी है शुगर ही होगा, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। तो जो हमारा वाटर है वो लो सोल्यूट कंटेंट से हाई सोल्यूट कंटेंट में जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या था, लो शुगर था, वो लो शुगर से मूव होके वो हाई शुगर की तरफ मूव कर गया, जो पानी है, ठीक है। आई होप इसको थोड़ा प्रोसेस करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। पानी की मूवमेंट है, जहां पर शुगर कम था वहां पर, वहां से उठ के जहां पर शुगर ज्यादा था वहां पर चला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिफ्यूजन हो रही है, बट फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो अगर आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आई चीजें, देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। डू सपोर्ट अस गाइस, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।